Assalamualaikum viewers, welcome to Exploring Panda. Today the topic of our discussion is introduction of enzymes. तो क्या होते हैं enzymes? Enzymes are three-dimensional globular protein. Three-dimensional globular proteins विच स्पीड अप, जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। लेकिन लोअर कर देते हैं किसको? एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? वो होगी एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम्स जो होते हैं ये लोअर कर देते हैं उस एक्टिवेशन एनर्जी को और खुद स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट बीइंग यूज्ड देमसेल्फ। अब यहाँ पे जो वर्ड है विदाउट बीइंग यूज्ड, इसका मतलब क्या है? एंजाइम तो जरूरी है कि इस्तेमाल ही नहीं होंगे तो फिर इनका काम क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि खुद खत्म हुए बगैर, मतलब कि एंजाइम जो है, अगर जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे एक ये ग्लोबुलर एंजाइम है, ठीक है, तो यहाँ पे आके कोई भी जो है वो रिएक्टेंट जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं वो आके लगेगा, ठीक है। उसके बाद वो प्रोडक्ट के अंदर जिस स्ट्रक्चर का प्रोडक्ट हमें चाहिए वो उसके अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर ये चेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ कि ये इसमें चेंज हो गया और ये एंजाइम यहाँ से, सॉरी इसके साथ मार कर देते हैं, ये एंजाइम यहाँ से लहता हो गया। तो क्या हुआ, ये फिर बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करेगा किसी और सबस्ट्रेट को, ठीक है, किसी और सबस्ट्रेट को प्रोवाइड करेगा और उसको चेंज कर देगा उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर, और फिर लहदा हो जाएगा और फिर यही एंजाइम और भी सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करवाता जाएगा। इसका मतलब है कि ये खुद खत्म नहीं होता है रिएक्शन के अंदर, जस्ट ये क्या करता है, ये हेल्प करता है स्पीड अप करने के लिए केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जनरल टर्म्स हैं एंजाइम्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले क्या है? एक्टिव साइट। व्हाट इज एक्टिव साइट? ये एक प्रोटीन बाइंडिंग साइट होती है, प्रोटीन बाइंडिंग साइट। क्लियर? व्हाट इज प्रोटीन बाइंडिंग साइट? हमें पता है कि एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। तो एक्टिव साइट जो है वो एंजाइम का एक पार्ट है। ये है हमारे पास क्या? एक्टिव साइट। एक्टिव साइट एक प्रोटीन बाइंडिंग साइट है जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। हमें पता है कि जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं? अमाइनो एसिड की अरेंजमेंट से, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हुआ कि जो एक्टिव साइट है ये भी एक तो ये प्रोटीन से मिलकर बनी होगी, इसलिए इसको हम प्रोटीन बाइंडिंग साइट कहते हैं, और ये एंजाइम्स का ही हिस्सा है जो कि किसी सबस्ट्रेट जो आने वाला रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होता है? जो रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल होता है और उसके बाद जो चीज़ बनती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट है सबस्ट्रेट जिसको हम कहेंगे जिसने आगे यहाँ पे अटैच होना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये सबस्ट्रेट तभी अटैच होगा जब यहाँ पे एक्टिव साइट होगी, प्रोटीन बाइंडिंग साइट होगी। तो सबस्ट्रेट को ये प्रोवाइड करती है बाइंडिंग एबिलिटी, ठीक है। तो एक्टिव साइट के अंदर फिर ये एक चार्ज्ड बीइंग साइट है, बीइंग साइट। क्लियर? तो उसके बाद क्या है कि चार्ज बीइंग साइड ये भी बात होगी, एक्टिव साइड भी बात होगी। एक्टिव साइड मिलके किससे बनती हैं? अमाइनो एसिड्स, फ्यू अमाइनो एसिड्स यूनाइट टू फॉर्म एक्टिव साइड।
एक्टिव साइट के बाद हम बात करेंगे सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट है जिसने आगे एक्टिव साइट के साथ आगे अटैच होना है, ठीक है। रिएक्टेंट which attach to active site, एक्टिव साइट, ठीक है। रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट के अंदर, एंड कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। क्लियर। तो जो सबस्ट्रेट है ये किससे मिलके बनी होती हैं, फ्यू अमाइनो एसिड्स। सबस्ट्रेट मिलके बनी होती है फ्यू अमाइनो एसिड्स। अब जो जनरल हमने चीजें पढ़ी है उसमें क्या है, ये है एंजाइम। एंजाइम के ऊपर एक साइट है जो सबस्ट्रेट को अटैच होने की एबिलिटी देती है, वो है एक्टिव साइट। ये भी फ्यू अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है, और जो सबस्ट्रेट आगे अटैच होता है वो भी फ्यू अमाइनो एसिड से मिलके बना होता है। तो बाकी सारी जो बॉडी होती है वो मैनी अमाइनो एसिड, जो बाकी अमाइनो एसिड बच जाते हैं उससे पूरी बॉडी बनती है एंजाइम्स की, जो कि अरेंज्ड होती है, ग्लोबुलर पैटर्न बनाती है, फोल्ड होती है। अमाइनो एसिड की जो एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होगी वो फोल्ड होगी और क्या बना देगी, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो अब हम बात करेंगे कोफैक्टर की, ठीक है। और कोफैक्टर की बेस पे एंजाइम्स की दो टाइप की, एक है एपो एंजाइम और दूसरा कौन सा है, होलो एंजाइम। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, कोफैक्टर की। सो व्हाट इज कोफैक्टर? नॉन प्रोटीनेशियस केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड कोफैक्टर। इसमें होता क्या है कि ये प्रोटीनेशियस नहीं होगा, मतलब कि ये प्रोटीन से मिलके नहीं होगा। हमने पीछे देखा कि एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट दोनों ही प्रोटीन से मिलके बनी होंगी, लेकिन कोफैक्टर जो होगा ये प्रोटीनेशियस नहीं होगा। तो ये फिर किस चीज से मिलके बना होगा, ये या तो किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस वाला होगा या फिर और इनऑर्गेनिक या फिर मेटलॉइड या फिर मेटलाइन कोई होगा, ठीक है। यहाँ तक बात होगी कोफैक्टर की। तो इसके बाद हम देखते हैं एपो और होलो एंजाइम, ठीक है। तो बात करते हैं एपो और होलो एंजाइम की। एपो एंजाइम कौन से होते हैं, कोफैक्टर की बेस पे है ये क्लासिफिकेशन ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन द बेसिस ऑफ द कोफैक्टर। और दूसरा है होलो एंजाइम। तो एपो एंजाइम कौन से होते हैं, ये वाली कंडीशन होगी, जिसके अंदर कोई कोफैक्टर नहीं होगा। एंजाइम विदाउट एनी कोफैक्टर इज कॉल्ड एपो एंजाइम। ठीक है, आगे हम बात करें होलो एंजाइम की। तो उसके अंदर कंडीशन क्या होगी, ये कोफैक्टर यहाँ पे मैं ब्लू से मार्क कर देती हूँ, समझ लग जाए। ये कोफैक्टर अटैच है एंजाइम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम, ठीक है। ग्लोबुलर एंजाइम के साथ ये कोफैक्टर अटैच है। तो होलो एंजाइम कौन सा होगा, एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड होलो एंजाइम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप की। तो अब क्या है, अब कोफैक्टर की अटैचमेंट की पैटर्न की बेस पे दो एंजाइम्स की कैटेगरीज होंगी। इसकी बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ द अटैचमेंट पैटर्न, ठीक है। कोफैक्टर के अटैचमेंट पैटर्न की बेस पे दो कैटेगरीज होंगी एंजाइम्स।
एंजाइम्स के अंदर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट पैटर्न ऑफ कोफैक्टर। तो क्या होगा, एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप, क्लियर, और दूसरा क्या होगा, कोएंजाइम। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप की कंडीशन में क्या होगा, कोफैक्टर होगा वो फिर्मली अटैच्ड होगा किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ, फिर्मली। टू एक्टिव साइट, और रिमूव ही नहीं होगा जब तक एंजाइम है वो डीनेचर नहीं हो जाता, एंड कैन नॉट रिमूव्ड विदाउट डीनेचरिंग एंजाइम। एंजाइम को डीनेचर किए बगैर जो ये वाला कोफैक्टर है, ये वाला सॉरी प्रोस्थेटिक ग्रुप वाला जो कोफैक्टर है, एंजाइम को डीनेचर किए बगैर ये जान ही नहीं छोड़ेगा, फिर्मली अटैच कर जाएगा एंजाइम के साथ, एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, विदाउट डीनेचरिंग एंजाइम। मतलब एंजाइम को उसकी सही हालत में नहीं छोड़ेगा, पागल करके छोड़ेगा। तो उसके बाद है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप की जो एग्जांपल्स है वो क्या होंगी, एक तो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, और उसके अलावा ये हो सकते हैं मेटल आयंस। कौन कौन से, कॉपर, मैग्नीशियम वगैरह, कॉपर एंड मैग्नीशियम होगी इसकी एग्जांपल प्रोस्थेटिक ग्रुप की। कोएंजाइम, अगर कोफैक्टर जो है ये लूजली बाउंडेड होता है एंजाइम के साथ और रिएक्शन के बाद इसको भी आसानी से ही उसी तरह रिमूव करवा लिया जाता है जिस तरह के सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है और रिमूव हो जाता है। तो अगर कोफैक्टर जो है वो रिएक्शन के कंप्लीशन के बाद आसानी से रिमूव हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कोएंजाइम दैट इज लूजली बाउंडेड। लूजली बाउंडेड होता है to enzyme active site and can be removed, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो होते हैं वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है, और उसके अलावा NAD, कोएंजाइम NAD एंड FAD, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और लाइट रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में या फिर रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो वो कोएंजाइम्स भी जो हैं वो भी कोफैक्टर जो होंगे वो कोएंजाइम्स होंगे और इजीली रिमूव हो जाएंगे सबस्ट्रेट सॉरी एक्टिव साइट से। तो ये थी एंजाइम की इंट्रोडक्शन और कुछ जनरल टर्म्स। तो आई होप सो कि आपको समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।